तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज की डेट में कि बांग्लादेश की जो आज की डेट में कंडीशन है, खासकर क्योंकि वहां पर शेख हसीना जी अपना तख्ता बेसिकली छोड़ के भाग गए थे, भगा दिया गया था उनको वहां पर। तो अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठी हुई है म्यांमार की आर्मी हो है, अंदर एंट्री कर सकती है बांग्लादेश के अंदर में। जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगे हुए थे 2013 में। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर बेसिकली हिंदू मुस्लिम में एक लड़की को लेकर बेसिकली बहस छुड़ी थी म्यांमार के अंदर में। म्यांमार में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलटकर वहां पर बेसिकली आर्मी अपना रूल यानी कि कब्जा कर लेती है वहां पर। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज की डेट में कि बांग्लादेश की जो आज की डेट में कंडीशन है, खासकर क्योंकि वहां पर शेख हसीना जी अपना तख्ता बेसिकली छोड़ के भाग गए थे, भगा दिया गया था उनको वहां पर। तो अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठी हुई है म्यांमार की आर्मी हो है, अंदर एंट्री कर सकती है बांग्लादेश के अंदर में। और कई सारी ऐसी मीडिया की खबर आ रही है बांग्लादेश की साइड से कि एंट्री कर भी रही है, यानी कि पूरा का पूरा बॉर्डर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अब इसके अंदर भी एंट्री कर सकती है। तो पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, एक रोहिंग्या कम्युनिटी का मुद्दा भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के एक प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ में रखाइन स्टेट और म्यांमार बांग्लादेश के बीच में क्या इशू हो सकता है उसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चाइना का क्या एंगल है मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। और भारत पर क्यों आरोप लग रहे हैं इस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों को यह भी समझाऊंगा। तो मतलब बेहतरीन आर्टिकल रहने वाला है, चहुमुखी डायरेक्शन में इस आर्टिकल को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आप लोगों को कई सारे ऐसे बेसिकली आर्टिकल्स देखने को मिले जिसमें यहां पर और अच्छे लेवल पर यहां पर इसको इंटरनेशनल इशू बनाया जाए। तो इसलिए पहले से ही आप लोगों को अपनी नहीं कहते कि वो पीठ थपथपा लो, पीठ बैक अपनी उन्हें पीठ उन्हें कहते हैं सर, वो एक वर्ड यूज किया था कि अपनी पीठ जो है स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, पता नहीं कौन कब धोखा देकर चला जाए और धोखे अक्सर पीठ पीछे मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पीठ को अपनी स्ट्रॉन्ग रखना। तो मुद्दा क्या है, पहले आप लोग ये समझिए, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। बैकग्राउंड में लेकर जाने के लिए पहले मुझे आप लोगों को म्यांमार में लेकर जाना पड़ेगा। और म्यांमार की पहले आप लोगों को मैं बाउंड्री समझा देता हूँ क्या क्या है। ये है हमारा प्यारा देश, यहाँ से आप लोग देखोगे ये है यहाँ पर बांग्लादेश, और यहाँ पर ये हो गया पड़ोस में म्यांमार। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब इसको जूम करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा। भाई साहब अपना देश ये हो गया, और यहाँ पर ये बाउंड्री जो है ये है बांग्लादेश की। ये पर्टिकुलर बाउंड्री बांग्लादेश की आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये पूरे खेल खेलेगा यहाँ पर, ये पोर्शन ये म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो यहाँ पर आप लोगों को म्यांमार देखने को मिलेगा, जिसको पास्ट में आप लोग बर्मा बोलते थे। और म्यांमार हमारे देश के 4 राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सबसे बड़ा एरिया कौन से राज्य का है, ये आप लोग बताइए जो म्यांमार के साथ में टच करता है, होमवर्क है। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि म्यांमार के अंदर में आज की डेट में मैक्सिमम लेवल पर आप लोग को बुद्धिस्ट कम्युनिटी देख मतलब मैक्सिमम लेवल पर आप लोग यहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी देखने को मिलेगी। म्यांमार के अंदर में बुद्धिज्म को काफी अच्छे से फॉलो किया जाता है। पर यहाँ पर काफी कुछ माइनॉरिटी में आप लोग को एक रोहिंग्या कम्युनिटी भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। यहाँ पर मैं कुछ देशों का आप लोगों को दोगलापन भी दिखाऊंगा कि भारत के अंदर में कुछ होता है तो कैसे वो छाती पीट पीट कर रोते हैं, और दुनिया में और कहीं भी कुछ होता रहे तो भाई उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे भी आप लोगों को कई सारी चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रोहिंग्या कम्युनिटी है ये कहाँ पर है, ये आप लोग को म्यांमार के अंदर में देखने को मिलती है। तो म्यांमार के अंदर में इस रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ में जो म्यांमार के अंदर में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनकी झड़प हो जाती है काफी तगड़े लेवल पर। रेप वेप के केसेस निकल कर आते हैं। जैसे नहीं, आप लोग ऐसा सोचो जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर में दंगे हुए थे 2013 में। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर बेसिकली हिंदू मुस्लिम में एक लड़की को लेकर बेसिकली बहस छुड़ी थी कि लड़की को जो है छेड़ा गया है या फिर एक तरीके से मतलब मारा पीटा गया है हिंदू के लड़के को, कुछ इस तरीके से। तो हिंदू मुस्लिम की पूरी एक लड़ाई हुई थी उसके बेसिस पर 2013 में, और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर कुछ ऐसा ही सामने निकल कर आया कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ की गई, किसी के साथ में रेप किया गया। तो मुद्दा ये हुआ कि दोनों कम्युनिटी जो है आपस में बहुत तगड़े तरीके से लड़ गई। वो लोकल मुद्दा है कि क्या हुआ वो कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। इशू समझो कि आखिर यहाँ पर क्रिएट क्या हुआ आज की डेट में, और इंटरनेशनली कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। जैसे यहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी और जो बेसिकली रोहिंग्या कम्युनिटी है इनके बीच में झड़प हो गई। तो भाई क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में है, और यहाँ पर इनकी आर्मी जो है उसमें भी आप लोग को मैक्सिमम वही लोग देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आर्मी का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर इसके साथ में हो गया। और जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको मारना स्टार्ट कर दिया, उनको घरों को जो है उजाड़ना स्टार्ट कर दिया, उनकी महिलाओं के साथ में ये भी एक इंसिडेंट बोले जाते हैं कि रेप भी हुए बहुत सारी महिलाओं के साथ में। और उनके पास में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से किसी न किसी तरीके से जान बचाकर यहाँ से भागो। अब उनको जान बचा के भागना था, तब जान बचा के भागना था, तो भाई साहब ये पर्टिकुलर मेनली इस रीजन की बात चल रही है जिसका नाम है रैखाइन स्टेट। तो ये रैखाइन स्टेट में सारी हरकतें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब इनको अपनी जान बचानी है, तो ये ऐसा ही है कि एक साइड में कुआं और एक साइड में खाई, जाए तो जाए कहां। मतलब एक साइड में तो भाई पूरा समुद्र है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस साइड में यहाँ पर ये कहाँ कूदे। तो ये अपनी जान बचाकर इन्होंने भागना स्टार्ट किया, बांग्लादेश के अंदर में एंट्री करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये कोक्स बाजार वाला एरिया है, काफी सारे लोग जो हैं बाउंड्री क्रॉस कर कर यहाँ पर रहे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर में एंट्री कर कर आगे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत यहां पर ये होती है कि भाई साहब ये लोग जो हैं एक तरीके के रिफ्यूजी बन गए हैं बांग्लादेश के अंदर में जाकर। अब सोच के देखो कि 6 से 7 लाख लोग, बांग्लादेश तो कभी 9 लाख बोलते हैं, कभी 11 लाख लोग बोलते हैं, अब बांग्लादेश के अंदर में आ चुके हैं। अब उन लोगों का रहना, खाना, उनकी जिंदगी, कोई ना कोई तो देख रेख करना होना चाहिए ना वहां पर। सोच के देखो कहीं पर 10-12 हजार लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो कितनी बड़ी भीड़ लगती है। बांग्लादेश के आंकड़े हैं कि कम से कम 6 से 7 लाख लोग तो ही हैं, कोई 9 बताता है, कोई 11 बताता है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाना, उनका लालन पालन, उनको बीमारी ना हो, उस तरीके से चीजों को रोकना, तो कैसे पॉसिबल है। तो बांग्लादेश इसीलिए कई बार यूएन में जाकर इस चीज के लिए गुहार लगाता है कि भाई इतने सारे लोग मेरे यहाँ पर हैं, इनको यहाँ पर इनके देश में वापस भेजो, पहली पॉइंट। और यहाँ पर इनको जब तक वापस नहीं भेज रहे हो, इनको रहने खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट करो, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है कि इतने लोगों को मैं यहाँ पर बाराती बनाकर खाना खिला सकूं यहाँ पर। तो एक तरीके से ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी के जो ये लोग हैं, ये स्टेटलेस हो गए। सोच के देखो, तुमको मारा जा रहा है, तुम जैसे तैसे अपने बच्चों को, अपने सामान को, अपने बुजुर्ग बीमार लोगों को कैसे कैसे लेकर वहां से भागोगे अपनी जान बचा के। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो काफी लंबे समय से यहाँ पर ये रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं ये बांग्लादेश के अंदर में है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी बीच में यहाँ पर एक कहानी ऐसी होती है, आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिली। ये तो एक मुद्दा चल रहा था, इसको यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी वाला मुद्दा जो कि यहाँ पर चला हुआ आ रहा था, अब थोड़ी देर के लिए इसको पूर्ण विराम देते हैं। ये मुद्दा चल ही रहा था, इसी साइड में एक और कहानी गढ़ जाती है म्यांमार के अंदर में। म्यांमार में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलटकर वहां पर बेसिकली आर्मी अपना रूल यानी कि कब्जा कर लेती है वहां पर। और ये जो आर्मी है, यही आर्मी है जिसको यहाँ पर नॉर्मली अराकन आर्मी का नाम यहाँ पर दिया जाता है बांग्लादेश के अंदर में। तो ये आर्मी यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लेती है, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी जो मुखिया है आज की डेट में आंग सांग सुई की, उनको नोबेल प्राइज ही मिला हुआ है शांति बनाए रखने के लिए, और उनको जेल में डाल दिया जाता है, और आर्मी सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा देश, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी एक बड़ी कंट्री के तौर पर जाने जाते हैं भारत। अब भारत के पड़ोस में म्यांमार जैसा देश, जहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसके साथ में भारत के रिलेशन भी काफी अच्छे थे, क्योंकि वो भारत में इसके जो इनिशियल फेज था वो भारत में भी पड़ी थी। यहाँ पर ये सुनने में आता है कई बार कि उनकी कुछ एजुकेशन भारत में भी हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो इंडिया के एक काफी इमोशनल रिलेशन, एक कनेक्टिविटी थी उनके साथ में, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो जैसे ही यहाँ पर आर्मी आ गई, और आर्मी जो है यहाँ पर इनके रिलेशन जो है वो चाइना के साथ में ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। तो जो बांग्लादेश के अंदर में अभी यहाँ पर फिलहाल आप लोगों को कंडीशन जैसी देखने को मिल रही है, ऐसी लगभग आप लोग लगा सकते हैं कि म्यांमार के अंदर में हो गई। तो म्यांमार की आर्मी चाइना की गोद में बैठी हुई है, और साथ में यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जेल में पड़ी हुई है। अब भारत के सामने यहाँ पर एक समस्या निकल कर आती है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान जो है वो पावर में आ गए, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको बेसिकली उठाकर फेंक दिया उन्होंने। तो भारत के तालिबान के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, भारत के बांग्लादेश की जो प्रेजेंट आज की डेट में गवर्नमेंट है उसके साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं है, और भारत के इनकी जो आर्मी है उसके साथ भी ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे। कई सारे आर्टिकल भी यहाँ पर छपे जिसमें म्यांमार की आर्मी के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि भारत ने हमारे साथ में बेट्रेयल किया है, यानी कि धोखा दिया है। ऐसे भी आरोप कई बार लगाए गए, पर अभी फिलहाल जो है वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज की डेट में भारत जो है वो तालिबान के साथ भी अच्छे रिलेशन बना रहा है, उनको पता है कि तालिबान पावर में आ ही गया है, अब कुछ होने वाला है नहीं है, तो इसलिए तालिबान के साथ भी हमारे लिंक जो है वो सेट हो चुके हैं। साथ ही साथ में म्यांमार की आर्मी के साथ में हमारे इतने अच्छे रिलेशन हो गए हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है काफी शानदार, जिस प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कालादान प्रोजेक्ट। ये इस तरीके से बनाया गया हमारे द्वारा कि कल को चलकर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ हो जाए
तो नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उसके साथ में हमारा संबंध बना रहे। तो इसमें म्यांमार के थ्रू होते हुए, कालादान रिवर के थ्रू होते हुए हम लोग यहां से जाते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में एंट्री कर जाते हैं। तो मतलब ऑल्टरनेटिव रूट है म्यांमार के थ्रू। तो ये प्रोजेक्ट जो कि लग रहा था कि आर्मी आने के बाद में नहीं चलेगा, अब इंडिया ने इतने अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया आर्मी के साथ में कि भाई इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए 100% आर्मी जो है वो अब म्यांमार की तैयार हो गई है। तो अभी यहां पर बांग्लादेश ये आरोप लगा रहा है कि इंडिया जो है म्यांमार की आर्मी के साथ में मिलकर हमारे बेसिकली देश के अंदर में आज की डेट में कब्जा कराना चाहता है। तो ऐसे आरोप बांग्लादेश की मीडिया लगा रही है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि यहाँ पर आज की डेट में जो म्यांमार की जो बेसिकली आर्मी है वो सारा का सारा बॉर्डर जो है वो कंट्रोल कर चुकी है जो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश के साथ में जो सारा का सारा बॉर्डर कंट्रोल कर चुकी है, और कल को चलकर अगर रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर इसको बांग्लादेश तो यही चाहेगा कि हमारे यहाँ से म्यांमार के अंदर में जाए, तो रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों को भी यहाँ पर इस तरीके से अंदर भेजने की बात की जाती है बांग्लादेश के द्वारा। तो आर्मी उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। तो यानी कि अगर बांग्लादेश जरा सी भी कुछ ऐसी चीजें करता है कि इन लोगों को वापस भेजाए, तो यहाँ पर इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है फिलहाल के टाइम पर। अभी इसको लेकर बांग्लादेश के अंदर में थोड़ा डर है, क्योंकि चाइना हो सकता है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करे नॉर्मली, पर चाइना का बहुत ज्यादा स्टेक है यहाँ पर इस रखाइन एरिया के अंदर में, क्योंकि रखाइन एरिया में काफी ज्यादा खनिज लवण, काफी ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और इसी में चाइना का बहुत ही तकड़े वाला इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर रोहिंग्या जैसी हरकतें और एक तरीके से यहाँ पर फिर से कोई ऐसी चीजें हो। तो चाइना तो बेसिकली अपना पैसा कमाने के चक्कर में चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रोहिंग्या कहाँ मर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब चाइना अभी यहाँ पर उस लेवल पर खुलकर बांग्लादेश के साथ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको म्यांमार जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहा है अगर चाइना के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर देखकर चलते हैं। तो अभी यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्ट वे में चाइना और इंडिया एक ही बेसिकली तराजू के पलड़े में आ चुके हैं, और बांग्लादेश जो है वो अलग तराजू के पलड़े में आ गया इस मुद्दे को लेकर। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर में इस चीज को लेकर खौफ हो रहा है कि अगर रोहिंग्या कम्युनिटी का नाम लेकर कल को यहाँ पर म्यांमार की आर्मी अगर एंट्री करती है बेसिकली बांग्लादेश के अंदर में, तो बांग्लादेश को बड़ी दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। इसी का आरोप यह है भारत के ऊपर में लगा रहे हैं आज की डेट में कि भारत म्यांमार की आर्मी को उकसा रहा है, जिस आर्मी के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं थे वो भारत के प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही है, और वही आर्मी आज की डेट में जो है बांग्लादेश के अंदर में एंट्री करे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि हम जो है आज की डेट में यहाँ पर पावर में रहें। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ एरिया है, ये कोक्स बाजार है जहां पर सबसे ज्यादा रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। ये सितवे पोर्ट है जहां पर भारत जो है वो कनेक्टिविटी बनाकर अपना कलादान प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, रिवर कलादान के थ्रू होता हुआ मिजोरम में पहुंच रहा है। तो और इसी के साथ में यहाँ पर ये रखाइन स्टेट है जहां पर चाइना का भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा एरिया कल को चलकर अगर न्यूज में आएगा तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, इसलिए इसके बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स के साथ में बिल्कुल मैप के साथ में आप लोगों को पूरा मुद्दा समझा दिया है कि क्या क्या मुद्दा चल रहा है। तो इंडिया के ऊपर में इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का अभी यहाँ पर सोचने का तरीका चेंज हो चुका है। इंटरनेशनल रिलेशन को जब भी आप लोग पढ़ने बैठो एक बात ध्यान रखना, कोई परमानेंट दुश्मन और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है। एक ऐसा देश जो कि एक टाइम पर हमारा दोस्त था आज की डेट में हमारा दुश्मन हो सकता है, कल को चलकर फिर से हमारा दोस्त बन सकता है। ये उस देश के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक पर्सन होता है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसको इमोशन से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचना होता है कि हमारे देश के लिए जो बेहतरीन है भाई हम लोग वो काम करेंगे। और इसी के लिए फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी वोलेटाइल होती है कि वो चेंज होती रहती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक टाइम पर पाकिस्तान के चक्कर में हमारे ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार था 1971 की वॉर में, वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज की डेट में एक अलग पैटर्न में इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ मिलता है। और डिफेंस के मामले में क्वाड की बात कर लो, या आप लोग यहाँ पर मालाबार एक्साइज की बात कर लो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हमारे साथ में बनाकर बैठा हुआ है जिससे हमारे देश के साथ में एक अच्छे रिलेशन है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कल को चलकर कुछ भी होता है तो बेसिक है बिल्कुल पर इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैप बेस्ड सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और ये चीज जो है मैप बेस्ड के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से ज्यादा पूछी जा सकती है। और कालादान प्रोजेक्ट भी आप लोग याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा टॉपिक, मजा आया कि नहीं आया है? यही मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी वाले बात। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और चीजों को समझकर पढ़िए, वरना वही बात होगी
कि चीज़ों को नहीं समझोगे तो नासमझ हो जाओगे। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर भी जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझे, ठीक है? तो इसलिए समझदार बनो, समझ कर चीज़ों को समझो, रटने वाले तोते नहीं बनना है, वरना एग्ज़ाम में ज़रा-सा प्रेशर पड़ते ही जो रट्टिफिकेशन है, वो भागती हुई नज़र आएगी, ठीक है ना?